नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। लगातार आपको बता दें कि किस तरीके से बिपरजॉय अपना खौफ बरपा रहा है और गुजरात के जखाऊ तट की तरफ आगे बढ़ रहा है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको देंगे। गुजरात के तट से आज टकराएगा तूफान बिपरजॉय। 125 से 150 किलोमीटर के स्पीड से हवाएं चलने वाली हैं। गुजरात के तटीय इलाके खाली कराए गए हैं। 70,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, शिफ्ट किया गया है। 442 गांवों में अलर्ट जारी। 8 जिलों में 442 बाढ़ बारिश से हो सकते हैं प्रभावित। सौराष्ट्र कक्ष के कई जिलों में, कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी। बिपरजॉय तूफान आज गुजरात के जखाऊ बंदरगाह से टकराने वाला है। Their standby. Further, we have kept 23 DRTs, that is the disaster response teams, all across Gujarat. We have our aircrafts, that is, you can see over here. We have kept 4 Dorniers, 1 ALH at Gujarat. We have another 4 Dorniers, 4 Chetaks, and 1 ALH at Daman standby. I told you just now that we have 23 disaster relief teams which are there. The next course of action is that तो नेवी के अधिकारी को आप सुन रहे थे, आप जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गुजरात के तटों में 4 से ज्यादा शिप्स तैनात किए गए हैं, हेलीकॉप्टर्स तैनात किए गए हैं, सबमरीन तैनात की गई हैं और भी गोताखोरों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। हेलीकॉप्टर्स तैनात किए गए हैं। इस तरह की जानकारी नेवी के अधिकारी देते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें, अलर्ट मोड पर लगातार पूरा का पूरा प्रदेश, विशेषकर गुजरात नजर आ रहा है। 9 राज्यों में अलर्ट है, लेकिन गुजरात सबसे ज्यादा, क्योंकि गुजरात पर जोखिम सबसे ज्यादा है। गुजरात को जखाऊ पोर्ट से आज महातूफान टकराएगा। उसके बाद आने वाले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो इसका असर यूपी तक पहुंचेगा। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाएंगे किस दिन इसका असर कहां पहुंचेगा। आपको बता दें, 15 जून की अगर बात की जाए तो 15 जून को जखाऊ पोर्ट से टकराएगा। तस्वीरें देखिए, भारत का मैप है, ये आपको बताएगा कि किस तरीके से असर 16 जून को कोड में दिखाई देगा, जहां पर 69 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। 19 जून की अगर बात करें तो औराई में 47 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, मेरे पीछे आप कुछ तस्वीर देखेंगे, मेरे आगे आप ग्राफिक्स देख पाएंगे, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि तूफान परत दर परत जिस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, राज्य दर राज्य जैसे आगे बढ़ता जाएगा, उसका असर कम होता जाएगा। लेकिन आज का दिन बहुत मुश्किल है गुजरात के लिहाज से। 16 जून को कोड में 69 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान आगे बढ़ेगा। 17 जून की अगर बात करें तो कोटा राजस्थान में रफ्तार और कम हो जाएगी। 18 जून को शिवपुरी में 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब कुछ लाइव तस्वीरें देखिए, हो सकता है ये तस्वीरें आपने कहीं नहीं देखी हो, हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बिपरजॉय लगातार आगे बढ़ रहा है। आप ये बिपरजॉय जो येलो मार्क्ड है, इसको आप देख पाएंगे, ये बिपरजॉय की तस्वीर है और साथ में गुजरात का आप मैप देख पाएंगे। जामनगर, अहमदाबाद, भावनगर और इसी तरीके से ये बिपरजॉय आगे बढ़ता हुआ और जखाऊ पोर्ट की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। जखाऊ पोर्ट से आगे बढ़ते हुए ये जो आप ऑरेंज लाइन के बाद येलो लाइन देख पाएंगे, ये वो रूट है जिस पर बिपरजॉय आगे बढ़ रहा है। और इस रूट पर आगे बढ़ते हुए ये जो पर्पल लाइन है, ये पर्पल लाइन अंदेशा दे रही है कि किस तरीके से ये बिपरजॉय आगे बढ़ते हुए राजस्थान का रुख करेगा। राजस्थान के कोटा होते हुए यूपी एंटर कर जाएगा। यूपी के प्रयागराज तक में असर बिपरजॉय का नजर आने वाला है। ये बेहद खास और अहम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप इस समय देख पाएंगे न्यूज इंडिया के कैमरे की नजर से कि किस तरीके से ये काल गुजरात की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, कच्छ और जखाऊ पोर्ट के लिए स्थितियां थोड़ी सी मुश्किल है आज की। सभी को दुआ मांगनी चाहिए और सभी को ये हाथ जोड़कर कहना चाहिए कि गुजरात आज का दिन पार कर ले। मौसम विभाग का रुख करते हैं, राजधानी दिल्ली चलेंगे, जहां से नमित त्यागी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नमित, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? मौसम विभाग ने साफ तौर पर कह दिया
कि कच्छ की तरफ आगे बढ़ रहा है तूफान, जखाऊ पोर्ट से टकराने ही वाला है, कुछ घंटों का फासला और ऐसे में मुश्किल की घड़ी कुछ ही घंटों दूर। देखिए बिल्कुल बिपर जो तूफान है वो आज देर शाम तक गुजरात के तट से टकराया गया। हालांकि जो मौसम विभाग की तमाम जो टीमें हैं वो लगातार नज़र बनाए हुए हैं और हर 3 घंटे में जो अपडेट है वो दिया जा रहा है। अभी अभी कुछ देर पहले ही जो मौसम विभाग के डीजी हैं मृत्युंजय महापात्रा, उन्होंने भी एक बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो हवा की रफ्तार है वो काफ़ी तेज होगी और जो भारी बारिश है वो पूरे गुजरात के कई इलाकों के अंदर लगातार हो रही है। और जहाँ तक आपने जिक्र किया कि क्या इस बिपरजॉय तूफान का जो असर है वो राजस्थान या उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर अगर हम आज को छोड़ दें 16 तारीख यानी कि कल के दिन, कल सुबह के वक्त में राजस्थान के जो तटीय इलाके हैं वहां पर भी इस बिपरजॉय तूफान का जो असर है वो देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ जब आज शाम 4 से 5 बजे के बीच में गुजरात के तटों से टकराएगा बिपरजॉय तूफान, तो उस वक्त जो रफ्तार है वो 140 से 150 किलोमीटर के बीच में रह सकती है। हालांकि जो तमाम जो टीमें हैं, चाहे एनडीआरएफ की बात करें या फिर एसडीआरएफ की बात करें, उनको अलर्ट पर रखा गया है। तकरीबन 40,000 से ज्यादा जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि लगातार हम 3 घंटे में अपडेट दे रहे हैं। अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि कल देर शाम के बाद जो है वो थोड़ी सी हवा की रफ्तार कम होनी शुरू होगी। बिल्कुल, हवा की रफ्तार कम होनी शुरू हो जाएगी। नमित हमको लगातार अपडेट दे रहे हैं, मौसम विभाग दिल्ली में नमित इस समय मौजूद हैं। और आपको बता दें कि ये असर जो आज आप देख रहे हैं ये 18 जून नहीं, 19 जून नहीं, 20 जून तक देश के अलग अलग हिस्सों में नजर आने वाला है। नमित जुड़े हो हमारे साथ में। नमित, मैं आपसे समझूंगी। देखिए, मौसम विभाग ने साफ तौर पर कह दिया कि असर धीरे धीरे कम हो जाएगा, लेकिन आज की अगर बात करें तो आज जखाऊ के लिए दिन कितना मुश्किल भरा है? देखिए बिल्कुल, चाहे जखाऊ की बात करें, कच्छ की बात करें या फिर द्वारका नगरी की बात करें, वहां पर जिस तरीके से लगातार पिछले 24 घंटे से तेज बारिश हो रही है और आज शाम को जब 4 से 5 बजे के बीच में बिपरजॉय तूफान टकराएगा, वहां की स्थितियां काफ़ी खतरनाक है। क्योंकि हालांकि वहां से जितने भी लोग तटीय इलाकों पर रह रहे थे उनको वहां से शेल्टर होम में भेज दिया गया है। इसके अलावा 20,000 से ज़्यादा जो मवेशी हैं उनको भी वहां से सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से वहां पर जो तेज बारिश चल रही है उससे कई लोगों को जो है नुकसान पहुंचा है। ऐसे में वहां के लोगों को द्वारकाधीश मंदिर की बात करें तो उसको अगले 48 घंटे तक बंद कर दिया गया है, यानी कि वहां पर कोई भी जो भक्त है वो नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा कच्छ के इलाके की बात करें तो कच्छ के इलाके में 17 जून तक जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं उनको बंद कर दिया गया है। इसके अलावा सभी जो लोग हैं उनको अपील की गई है कि वो अगले 48 घंटे तक अपने घरों से बाहर ना निकले। साथ ही साथ जैसे मैं बता रहा हूं कि जो प्रशासन की टीमें हैं वो लगातार अलर्ट मोड पर है, यानी कि अगर किसी भी तरीके की कोई घटना घटती है तो उसको संभालने के लिए एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है और जो लोकल प्रशासन की टीमें हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हैं। बिल्कुल, पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। और ऐसे में लगातार न्यूज इंडिया तमाम दर्शकों को दिखा रहा है कि किस तरीके से उफनती लहरें हैं, बरसता आसमान है और लोग परेशान हैं। नमित जुड़े हुए हमारे साथ में। नमित, ऐसे में ये जानना भी बहुत ज्यादा लाजमी हो जाएगा कि मौसम विभाग और तमाम जो टीमें हैं, एनडीआरएफ हो या फिर एसडीआरएफ हो या फिर अन्य राज्यों की जो टीमें हैं, वो किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बैठा रही हैं? क्या मौके पर किसी तरीके का कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है मौसम विभाग की तरफ से या अन्य विभागों की तरफ से? देखिए बिल्कुल, जो राज्य सरकारें हैं और जो राज्य सरकार के मौसम विभाग की टीमें हैं, चाहे राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां से दिल्ली के जो मौसम विभाग की टीम है उनसे लगातार कोऑर्डिनेट हो रहा है। और जैसा मैं पहले बता रहा था कि सैटेलाइट के जरिए भी बिपरजॉय तूफान आखिर कहाँ पहुंचा है, उसकी रफ्तार कितनी है, कितनी देर में वो कितने बजे तक या फिर कब तक गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा, उसकी पूरी जो जानकारी है वो रखी जा रही है। कुछ देर के बाद ही हम जो मृत्युंजय महापात्रा हैं, जो मौसम विभाग के डीजी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके से अभी बिपरजॉय तूफान कहां तक पहुंचा है, क्या उसकी रफ्तार है। लेकिन सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो अभी हालांकि वो मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, कुछ देर में उनसे हम बातचीत भी करेंगे कि आखिर क्या तस्वीरें हैं। लेकिन जैसा जिस बात का जिक्र आपने किया कि जो राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, गुजरात की बात करें, वहां की जो मौसम विभाग की टीमें हैं उनसे कैसे कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, तो एक जो कंट्रोल रूम है वो जरूर बनाया गया है ताकि वहां से हर राज्य के अंदर किस तरीके से, क्योंकि मेन जो 3 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, वहां के मौसम विभाग की टीमों से कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उनसे कोऑर्डिनेट किया गया, इसकी पूरी जो तैयारी है वो दिल्ली के अंदर जो मौसम विभाग का हेडक्वार्टर है यहाँ पर की गई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है। अरब सागर से ये तूफान आगे बढ़ा है, तबाही का अनुमान है कच्छ, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़, मोरबी,
देवभूमि द्वारका की अगर बात करें तो द्वारका के मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। सौराष्ट्र में भी तबाही का मंजर देखने को मिलेगा। ये अनुमान इन तमाम राज्यों में लगाया जा रहा है जहां पर आप असर देख पाएंगे। और सबसे बड़ा मुश्किल का जो समय है वो इस समय कच्छ के लिए है, जखाऊ पोर्ट के लिए है। जहाज 15 तैनात किए गए। एयरक्राफ्ट की अगर बात की जाए कोस्ट गार्ड की तरफ से डिजास्टर रिलीफ टीम 23 तैनात की गई है। ओबीएम बोट्स जो हैं वो 50 के करीब तैनात की गई हैं। एनडीआरएफ की 15 टीमें तैनात हैं। एसडीआरएफ की 12 टीमें ग्राउंड जीरो पर एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। बिजली विभाग की टीम की बात करें तो 397, बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है बिजली विभाग का। जहाज की अगर बात करें तो 15 जहाज, 7 एयरक्राफ्ट लगातार नजर बनाए हुए हैं। गुजरात में 14 से 15 जून में क्या कुछ स्थिति रहने वाली है। देखिए, जब ये तूफान, जब ये चक्रवात आगे बढ़ेगा तो गुजरात में टकराने वाला है। गुजरात के जो तटीय क्षेत्र हैं वो सबसे ज्यादा इस समय सेंसिटिव बने हुए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी मार देश के अंदर कोई राज्य झेलने वाला है तो वो गुजरात झेलने वाला है। ऐसे में गुजरात के सीएम के साथ साथ केंद्र सरकार की भी अग्नि परीक्षा है और इस अग्नि परीक्षा में पूरा राष्ट्र उनके साथ खड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 14 और 15 जून का जिक्र कर रहे हैं। लगातार गुजरात के लिए ये मुश्किल घड़ी है। टक्कर के वक्त रफ्तार कितनी रहेगी, मैक्सिमम रफ्तार क्या हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। मैक्सिमम रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है, यानी कि जो मैक्सिमम रफ्तार रहेगी वो हम आपको बता रहे हैं। संभावित माना जा रहा है कि 125 से 135 के बीच में, 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा नहीं रहेगी। लेकिन अगर मैक्सिमम की अगर हम बात कर ले, मैक्सिमम रिस्क लेकर के चलें तो मैक्सिमम रिस्क कितना रहेगा? मैक्सिमम रिस्क रहेगा 150 किलोमीटर प्रति घंटा। गुजरात, बार बार गुजरात का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि आज गुजरात के लिए बहुत ही सेंसिटिव दिन रहने वाला है। गुजरात में और क्या कुछ खास रहेगा, देखिए रफ्तार की लगातार बात हो रही है क्योंकि जितनी रफ्तार से तूफान आएगा उतनी ही तबाही लेकर आएगा, उतना ही जो है रिस्क लेकर के आएगा। रिस्क ज्यादा नहीं होगा क्योंकि लोगों को 75,000 से ज्यादा आबादी को उस क्षेत्र से हटा लिया गया है, शिफ्ट कर दिया गया है, शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया गया है, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। और द्वारकाधीश मंदिर जो कि हमारी आपकी सभी के पूरे देश की आस्था का केंद्र है, उसके कपाट आज के लिए बंद किए गए हैं। और हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना कि आज का दिन गुजरात के लिए सुखद रहे, आज का दिन उतना ज्यादा तबाही लेकर ना आए। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 9 से ज्यादा लोगों ने अभी तक अपनी जान गंवाई है। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, अतीक अहमद के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। प्रयागराज, लखनऊ, नोएडा और दिल्ली में छापेमार कार्रवाई। 2 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की छापेमार कार्रवाई हुई है। अतीक से जुड़े कारोबारियों के यहां छापेमार कार्रवाई हुई। मौके से बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज बरामद हुए। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। शेल कंपनियों के जरिए करोड़ों की संपत्ति के प्रमाण मिले। शेल कंपनियां क्या होती हैं समझिए। एक कंपनी के नाम पर बेनामी कंपनियां रजिस्टर कर ली जाती हैं, उनको शेल कंपनी कहते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अली हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़े हमारे साथ में। अली, क्या कुछ अपडेट है अतीक के गुर्गों पर, अतीक के तमाम जानने वालों पर निशाना एक बार फिर से, शिकंजा एक बार फिर से और ईडी की रेड जारी है? देखिए पूजा, आपको बता रहे हैं अतीक अहमद के जितने भी करीबी कारोबारी हैं उनके यहाँ ईडी की लगातार छापेमारी जारी है और उनसे पूछताछ चल रही है कि आखिरकार उनके संबंध अतीक अहमद से क्या थे, अशरफ से क्या थे। उसी के चलते करीब 1 दर्जन से अधिक ठिकानों से कुछ दस्तावेज ईडी ने बरामद किए हैं, जिसके आधार पर साबित हो रहा है कि मोटे पैसे का लेन देन था और मोटा पैसा अशरफ और अतीक का लगा हुआ है रियल एस्टेट के काम में। तो ऐसे तमाम चीजों को लेकर लगातार छापेमारी जारी है। अली, यहाँ पर शेल कंपनियों का जिक्र किया जा रहा है। शेल कंपनीज के बारे में तमाम दर्शकों को एक्सप्लेन कीजिए। शेल कंपनीज क्या होती हैं और किस तरह की शेल कंपनीज इसकी जद में आई हैं? देखिए, ईडी की जद में जो कंपनी आई हैं ये वो कंपनियां हैं जो बड़े बिजनेसमैनों से पैसा लेकर अपने कारोबार में लगाती हैं और उन्हें विद इंटरेस्ट वापस लौटाती हैं। तो ऐसी तमाम कंपनियों के
जो मालिक है उनसे पूछताछ जारी है। ईडी की जो छापेमारी है वो दिल्ली ही नहीं बल्कि नोएडा, प्रयागराज, लखनऊ ऐसे तमाम उत्तर प्रदेश के जिले हैं, बड़े जिले, जहां ये संभावना जताई जा रही थी कि अतीक अहमद और अशरफ के करीबी कारोबारियों का है वो और उनका पैसा लगा हुआ है उनके साथ। तो अब ये कहा जा सकता है कि पूछताछ जारी है। हालांकि अभी ईडी की तरफ से कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि कागजात, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सब अपने कब्जे में लिए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राम जरूर से साझा करने के लिए। प्रयागराज, लखनऊ, नोएडा, दिल्ली जैसे तमाम जो क्षेत्र है वो ईडी की जद में शिकंजा कसा जा रहा है, जिसकी जद में शेल कंपनियां है। शेल कंपनियां ऐसी कंपनियां होती हैं जो कि अनुदान, अनुग्रह राशि पर चलती हैं, लेकिन इनके ओनर का पता नहीं होता है। अब इनके ओनर की गर्दन तक भी हाथ जाएगा ईडी का और वो भी पकड़ में आएंगे। कनेक्शन क्या था, चाहे अतीक हो चाहे अशरफ हो, दोनों के साथ कनेक्शन निकाला जाएगा और शिकंजा कसा जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वसुंधरा राजे झारखंड दौरे पर हैं, जहां उन्होंने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बुधवार को दुमका में बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान की सभा को संबोधित किया। इस दौरान वसुंधरा राजे ने कांग्रेस और जेएमएम पर जमकर निशाना साधा है। जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, और प्रदेश के मुख्यमंत्री पर सीधा हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी है तो मुश्किल नहीं और कांग्रेस है तो मुमकिन नहीं। श्रीमान राकेश प्रसाद जी इनका हूं, हमने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए तो बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी हुई समान नागरिक संहिता को लेकर केंद्र की बड़ी पहल। भारत के 22वें विधि आयोग ने लोगों से मांगे हैं सुझाव। आप भी दे सकते हैं सुझाव। अगर आप सोच रहे हैं आपकी भागीदारी नहीं होगी तो आपको बता दें आप गलत हैं। 30 दिनों के अंदर आप अपने सुझाव साझा कर सकते हैं। सुझाव भेजने के लिए लोगों को 30 दिनों का वक्त दिया गया है, यानी कि जिस दिन से यूसीसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस दिन से 30 दिनों तक आप अपने सुझाव साझा कर सकते हैं कि आप अपने देश के समान नागरिक संहिता को किस लिहाज से, किस नजर से देखना चाहते हैं। सामाजिक और धार्मिक संगठनों से भी सुझाव हालांकि मांगे गए हैं। इच्छुक संगठन और लोग अपने विचार आयोग को भेज सकते हैं। नए सिरे से परामर्श मांगना विधि आयोग ने शुरू कर दिया है। इससे पहले 21वें विधि आयोग ने यूसीसी की पड़ताल की थी, लेकिन पड़ताल के बाद कार्रवाई यहीं रुकी नहीं है, 22वें की तरफ रुख किया गया। 22वें में विधिक आयोग ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। लोगों यानी कि देश के लोगों से, आपसे सुझाव मांगे हैं। आप जो हमें इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आप देश के नागरिक हैं। देश के कानून में आपकी हिस्सेदारी, भागीदारी को सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी, जिसकी जिम्मेदारी का निर्वहन सरकार बखूबी कर रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के कुशीनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर घर में भीषण आग लगी है। एक महिला और 5 बच्चे जिंदा जल गए हैं। एक ही परिवार के 6 सदस्यों की मौत। आग लगने के कारणों का पता लगाने में प्रशासन जुटा हुआ है। सीएम योगी ने आर्थिक मदद का ऐलान किया है। मरने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। रामकोलार नगर पंचायत के वार्ड संख्या 2 बापू नगर उर्दहा की घटना है। ये बहुत दुखद होता है जब एक ही परिवार के लगभग तमाम लोगों की जान चली जाए, पूरे परिवार की जान चली जाए। ठीक ऐसा ही मंजर कुशीनगर में देखने को मिला, जहां पर घर में भीषण आग लगी है। एक महिला और 5 बच्चे जिंदा जल गए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक मदद की राशि का ऐलान भी किया है। 4-4 लाख रुपए आर्थिक मदद की जाएगी। सीधे अयोध्या का रुख करेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ लाभार्थियों को चेक वितरण का काम कर रहे हैं। यहां पर लाभार्थियों को आवास की चाबियां दी जा रही हैं। अयोध्या दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कल जब पहुंचे थे तो इस दौरान उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया था और गुप्तार घाट भी गए थे, जहां पर लेजर शो का अवलोकन, साथ में जो गुप्तार घाट पार्क है उसका निरीक्षण किया था। और आज कार्यक्रम में
शिरकत कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान वो तमाम योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे मुखातिब हो रहे हैं, उनको प्रशस्ति पत्र, चाबी और तमाम तरह की चीजें वितरित करते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर लाभार्थियों से जुड़ रहे हैं। देखिए, केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। 9 साल पूरे होने पर लगातार बीजेपी की कोशिश कि किसी न किसी कार्यक्रम के जरिए जनता से जुड़ा जाए और जनता को बताया जाए कि केंद्र की तरफ से क्या कुछ योजनाएं उनके लिए चलाई जा रही हैं और किस तरीके से उनको लाभान्वित किया जा रहा है। हालांकि इसके बाद सीधे वाराणसी का रुख सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। अयोध्या के बाद वाराणसी का रुख करेंगे। वाराणसी का दौरा है। आप सभी को ढेर बहुत शुभकामनाएं और बधाई। 27 जून को भोपाल का रुख करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। धार में जनजातीय समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। धार के बाद राजधानी भोपाल जाएंगे पीएम मोदी। वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। डिजिटल रैली के लिए चयनित कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। चयनित कार्यकर्ताओं की तादाद आपको बता दें 2500। बूथ समिति और पन्ना प्रमुखों को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। देश भर के तमाम यानी कि 10 लाख बूथों पर सीधे पीएम मोदी के भाषण का प्रसारण होने वाला है। भोपाल में रोड शो भी कर सकते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बूथ समिति और पन्ना प्रमुख को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में रोड शो भी कर सकते हैं। 27 जून को भोपाल दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। इस दौरान धार जाएंगे। सबसे पहले धार में जनजातीय समाज के कार्यक्रम में शरीक होंगे। धार के बाद राजधानी भोपाल जाएंगे, जहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। डिजिटल रैली के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और चयनित जो 2500 कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित सीधे तौर पर करेंगे। और बूथ समिति साथ में पन्ना प्रमुखों को संबोधित करते नजर आएंगे। 1 लाख बूथों पर प्रधानमंत्री के इस भाषण का या यूं कहें कि संबोधन का सीधा प्रसारण भी होने वाला है।